जाने दीजिए, जाने दीजिए। क्या हुआ जी? क्लास लाइव हो गया? चलिए, विजेता सिंह, दिनेश कुमार पंडित, राकेश कुमार, धीरज कुमार चौरसिया, परवीन कुमार, सभी ऑनलाइन वाले लोग हैं, सभी को गुड इवनिंग। और जो ऑफलाइन वाले लोग हैं उनको भी गुड इवनिंग। क्या हुआ? आप तो सोते हैं क्लास में, खूब सोती है ये। बैठने दीजिए, बैठाइए नहीं इनको, बैठाइए। अरे टूल है, ये लड़की को टूल दे दीजिए, टूल पे बैठेगी। चलिए, और सब मजे में? क्लास पेड कर दिए है ना जी? हीरो, हीरो पेड है ना? फ्री नहीं ना? हाँ, अब आज से फ्री नहीं रहना चाहिए। पूरा प्राचीन फ्री में पढ़ लिया, अब बायोलॉजी आधा हो गया। 8-9 चैप्टर तो हो ही ना गया। चलिए देखिए, समझिएगा आप, प्राचीन भारतीय इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास को भी हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। उत्तर भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास। उत्तर भारत का इतिहास खत्म हो चुका है। जैसे हर्षवर्धन मरा, हर्षवर्धन के मृत्यु के साथ ही उत्तर भारत का इतिहास खत्म। और अब हम लोगों को यहां पर जो पढ़ना है, दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ना है। यहां पर हम लोगों को दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ना है। तो आज से हम लोग जो है दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। तो आते हैं, दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। पता नहीं, हम तो आपको पूरा पढ़ा दिए हैं, अब पता नहीं आपको कितना याद है कितना याद नहीं है, ये तो आप ही जानिएगा या भगवान जाने। देखिए, जैसे कि कमेंट हटा दीजिए हो अब यहां से। और जो भी लोग नए बैच में आए हैं उन लोगों का जो छूटा हुआ है, संस्थान के एप्लीकेशन पर बिहार दरोगा का 3रा बैच नाम से बैच है। आज से पहले तक का सारा क्लास एप्लीकेशन पर एकदम फ्री है। आज से पहले तक का सारा क्लास एप्लीकेशन पर, बायोलॉजी का भी, हिस्ट्री का भी फ्री है। आप जाकर के वहां से चीजों को कवर कर लेंगे। आज से पेड हो गया है। अब आज से जो है आप क्लास बंक नहीं करेंगे। इसी में आपकी भलाई है, हमारी भलाई है, हम सबकी भलाई है। तो दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास देखिए, जैसे आप भारत के मानचित्र पर आएंगे, जो कि ये है, भारत के मध्य से विंध्याचल पर्वत गुजरती है। जो विंध्याचल पर्वत है यह भारत को 2 भाग में बांटती है। विंध्याचल पर्वत से ऊपर जाइएगा उत्तर भारत और नीचे आइएगा दक्षिण भारत। जैसे विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उसी प्रकार से जो है दक्षिण भारत में एक दोआब क्षेत्र है, उसका नाम है रायचूर दोआब।
रायचूर दोआब। रायचूर दोआब, रायचूर दोआब जो है आपको आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के भीतर एक नदी कृष्णा बहती है, कृष्णा नदी, और कृष्णा की ही सहायक नदी है तुंगभद्रा। जैसे गंगा, गंगा की सहायक नदी यमुना, और गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना दोआब कहलाता है। उसी प्रकार से कृष्णा और उसकी सहायक नदी तुंगभद्रा, इन दोनों नदियों के बीच का जो दोआब क्षेत्र है ना, इसी को रायचूर दोआब कहा जाता है। इसी को रायचूर दोआब कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, जिसे कि हम लोग रायचूर दोआब कहते हैं। कौन दोआब कहते हैं? रायचूर दोआब। यह जो रायचूर दोआब है, यह रायचूर दोआब दक्षिण भारत को दो भागों में विभाजित करता है। रायचूर दोआब दक्षिण भारत को दो भागों में विभाजित करता है। रायचूर दोआब के जब आप ऊपरी भाग में जाएंगे तो ये जो है आपको दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। ये जो है आपको दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। दक्कन का क्षेत्र, दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। और रायचूर दोआब से जब आप नीचे आएंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है तमिलकम प्रदेश कहलाता है। तमिलकम प्रदेश या सुदूर दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है। सुदूर दक्षिण का क्षेत्र। सुदूर दक्षिण का क्षेत्र जो है आपको कहलाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, जिस प्रकार से विंध्याचल पर्वत भारत को दो भाग, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करता है, उसी प्रकार से रायचूर दोआब दक्षिण भारत को कितने भागों में विभाजित? रायचूर दोआब दक्षिण भारत को कितने भागों? दो भागों में। रायचूर दोआब के ऊपर जाइएगा तो कौन सा? दक्कन का क्षेत्र। और रायचूर दोआब के नीचे आइएगा तो कौन सा क्षेत्र? तमिलकम प्रदेश। तमिलकम प्रदेश। अब देखिएगा, जब उत्तर भारत में मौर्यों का शासन हुआ करता था तो उस समय दक्षिण भारत में संगम वंश के शासकों का शासन हुआ करता था। चेर, चोल, पांड्य राजवंश के शासकों का शासन हुआ करता था। आप याद कीजिए, अशोक, अशोक प्रथम भारतीय शासक है जिसने अभिलेख जारी किया है। अशोक के 14 बड़े शिलालेख है, और जो 14 बड़े शिलालेख है उसमें दूसरा और 13वां अशोक के पड़ोसी राज्य के विषय में जानकारी देता है। और अशोक के पड़ोसी राज्य कौन था? चेर, चोल, पांड्य। चेर, चोल, और ये जो चेर, चोल, पांड्य है, इस चेर, चोल, पांड्य को संयुक्त रूप से संगम काल कहा जाता है। जो चेर शासक, चोल शासक, पांड्य शासकों का है। सुबह से हो रहा है। अरे क्या हुआ जी? अरे क्या हुआ? इंटरनेट वाला कहां है? क्या हो गया? होता तो रोता ना। हो गया। चलिए आगे आइए। आओ, चलने लगा फिर से? कुछ छूटा नहीं ना है? आए? देखिए, अरे क्या हुआ? बोलिए ना जल्दी जी। चल रहा है? कहा तुम लोग तार उड़ काहे इधर उधर हिलाते रहता है?
छोड़ दीजिए, अभी अभी काम उम बंद करो ना यार, क्या कर रहा है तुम लोग फालतू का, क्लास लगवा करके काम लगाता है साला चूतिया सब। अरे काम बंद करवाओ, अभी जाकर बोलो काम बंद करेगा। क्लास चल रहा है। है? चलिए देखिए, हम आपको बता रहे थे आज से जो है हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए हैं दक्षिण भारत का इतिहास। क्या? दक्षिण भारत का इतिहास। जैसे विंध्याचल पर्वत भारत को दो भाग, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है, उसी प्रकार से जो है दक्षिण भारत में एक दोआब है रायचूर दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के दोआब को रायचूर दोआब कहा जाता है। और जो रायचूर दोआब है यह दक्षिण भारत को दो भागों में विभाजित करती है। रायचूर दोआब से जब आप ऊपर जाइएगा तो दक्कन का क्षेत्र कहलाता है, और रायचूर दोआब से जब आप नीचे आइएगा तो तमिलकम प्रदेश कहलाता है। दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोगों को संगम वंश के विषय में पढ़ना होता है। संगम वंश के अंतर्गत चेर, चोल, पांड। चेर का शासन केरल में, चोल का शासन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, और पांड का शासन तमिलनाडु में। पांड का शासन तमिलनाडु में, मतलब संगम वंश के अंतर्गत जो चेर, चोल और पांड जैसे राजवंश थे, संगम वंश के अंतर्गत जो चेर, चोल और पांड जैसे राजवंश थे, इन राजवंशों का शासन जो है आपको तमिलकम प्रदेश में रहा है। तमिलकम प्रदेश में तो संगम वंश के शासकों का शासन तमिलकम प्रदेश में रहा है। संगम वंश के बाद जो है आपको एक चोल वंश है, समझ गए, चोल वंश है। देखिए भारतीय इतिहास में दो चोल वंश के विषय में आपको पढ़ना होगा। एक संगमकालीन चोल वंश के विषय में पढ़ना होगा, और एक 9वीं से 12वीं सदी के चोल वंश के विषय में पढ़ना होगा। तो संगम वंश के अंतर्गत तो चोल वंश पढ़ ही लेंगे, उसके अलावे अलग से चोल वंश के विषय में पढ़ेंगे। तो संगम वंश के बाद जो है 9वीं से 12वीं सदी का जो चोल वंश है, उस चोल वंश का शासन भी जो है आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ही रहा है, अर्थात तमिलकम प्रदेश में ही रहा है। फिर आपको जो है पल्लव, पल्लव समझिएगा, पल्लव। अगर हम लोग पल्लव वंश की बात करें तो जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश का शासन भी तमिलकम प्रदेश में ही रहा है। आप याद कीजिए, दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत यही पल्लव वंश के विषय में, चोल वंश के विषय में, संगम वंश के विषय में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो यहां पर एक बात आपको स्पष्ट हो पा रहा होगा कि पल्लवों का शासन किस क्षेत्र में, चोलों का शासन किस क्षेत्र में, संगमों का शासन किस क्षेत्र में। तो तमिलकम प्रदेश में ये तमाम राजवंश का शासन रहा है। वही इसके अलावे दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है हम लोगों को चालुक्य वंश के विषय में पढ़ना होता है, राष्ट्रकूट वंश के विषय में पढ़ना होता है। तो जो ये आपको दक्कन का क्षेत्र है, दक्कन का क्षेत्र मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटका का क्षेत्र, दक्कन का क्षेत्र मतलब महाराष्ट्र कर्नाटका का क्षेत्र, और तमिलकम प्रदेश का मतलब केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। तो जो दक्कन का क्षेत्र है, दक्कन के क्षेत्र में चालुक्यों का शासन रहा है। दक्कन के क्षेत्र में जो है आपको चालुक्यों का शासन रहा है। फिर दक्कन के क्षेत्र में जो है आपको राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। दक्षिण दक्कन के क्षेत्र में जो है आपको राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। मूल तौर पर दक्षिण भारतीय इतिहास में यही ना, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, इन्हीं सब राजवंशों के विषय में मूल तौर पर हम लोगों को पढ़ना होता है। तो इन सब राजवंशों के विषय में मूल तौर पर जो हम लोगों को पढ़ना होता है, तो यहां पर हमने आपको स्पष्ट किया है कि इन राजवंशों का शासन दक्कन के क्षेत्र में रहा है, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र में रहा है, या तमिलकम प्रदेश में रहा है, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र में रहा है। तो यह बात जो है आपको स्पष्ट हुआ होगा कि चालुक्य और राष्ट्रकूटों का शासन कहां, संगम, चोल वंश और पल्लव वंश का शासन कहां। यह बात स्पष्ट हुआ है? हाँ, स्पष्ट हुआ है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, वहां पे आप हैं, आप अपना दिमाग मत लगाया कीजिए, सीधा क्लास लाइव कर दीजिए, देखते रहिए। आप फालतू का छेड़छाड़ मत कीजिए बीच में।
समझ गए? चलिए, तो अब देखिएगा, चालुक्यों का शासन, राष्ट्रकूट, संगम, चोल, पल्लव, इन सभी राजवंशों में, जैसे कि आप समझिएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कनु वंश, सुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, इन सभी राजवंशों में सबसे प्राचीनतम राजवंश हर्यक वंश, सबसे प्राचीनतम राजवंश हर्यक वंश था, जिस वजह से सबसे पहले हम लोगों ने हर्यक वंश के विषय में पढ़ा, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। उसी प्रकार से जो ये तमाम राजवंश है, दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो ये तमाम राजवंशों के विषय में हम लोगों को पढ़ना होता है, इन तमाम राजवंशों में जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है वह आपको संगम वंश है। इन तमाम राजवंशों में जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है वह संगम वंश है। तो इसलिए सबसे पहले दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है हम लोगों को संगम वंश के विषय में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग संगम वंश के इतिहास को पढ़ते हैं, और जब संगम वंश के इतिहास को पढ़ लेंगे तब जो है आपको पल्लव हो गया, चोल वंश हो गया, चालुक्य हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, इन तमाम राजवंशों के विषय में पढ़ लेंगे। और इसके बाद फिर जो है आपको राजपूत राजवंशों का भी उदय हुआ है, तो राजपूतों के विषय में भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो हम लोगों का पहला टॉपिक है, हम लोगों का पहला टॉपिक है आपको संगम वंश। संगम वंश, देखिए, संगम वंश तो आप समझते हैं, एक शब्द है आपको संगम। संगम का अर्थ होता है सभा, सम्मेलन या संगोष्ठी। संगम का अर्थ होता है सभा, सम्मेलन या संगोष्ठी। सभा, सम्मेलन या संगोष्ठी संगम का अर्थ होता है। और जो संगम वंश है, इस संगम वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होता है। संगम साहित्य, इस संगम वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होता है। संगम साहित्य से प्राप्त होता है। और जैसे आप इस बात को ऐसे समझिएगा, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य है। बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बौद्ध साहित्य। अब प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान सूत पिटक, विनय पिटक की रचना हुई। तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान अभिधम पिटक की रचना हुई। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान महाविवाह सूत्र की रचना हुई। जैसे प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान सूत पिटक, विनय पिटक की रचना, तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान अभिधम पिटक की रचना, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान महाविवाह सूत्र की रचना। इस बात से आप अवगत ना है ना? उसी प्रकार से जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य की रचना 3 संगम का आयोजित हुआ था। 3 संगम का आयोजित हुआ था। 3 संगम का आयोजित हुआ था, मतलब 3 सम्मेलन का आयोजन हुआ। दक्षिण भारत के भीतर तमिल भाषा के, तमिल साहित्य के जितने भी बड़े विद्वान थे, जितने भी बड़े विद्वान थे, उन विद्वानों का 3 सम्मेलन प्राचीन काल में हुआ। उन विद्वानों का 3 सम्मेलन प्राचीन काल में हुआ। और उन विद्वानों का जो 3 सम्मेलन प्राचीन काल में हुआ, उस सम्मेलन के दौरान ही संगम साहित्य की रचना हुई। और वही संगम साहित्य हमें संगम वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वही संगम साहित्य हमें संगम वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो अब यहां पर तीनों सम्मेलनों की चर्चा करेंगे हम आपके साथ। प्रथम सम्मेलन कहां हुआ, द्वितीय कहां हुआ, तृतीय कहां हुआ। तो 3 संगमों में जो पहला संगम है, अगर पहला संगम की हम लोग बात करें तो जो पहला संगम है,
पहला संगम जो है आपको मदुरै में हुआ था, समझ गए, मदुरै में हुआ था, प्रथम संगम मदुरै में हुआ था। इस संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त के द्वारा किया गया था। ऋषि अगस्त के द्वारा किया गया था। और ध्यान दीजिएगा, जो ऋषि अगस्त है, ऋषि अगस्त के विषय में यह कहा जाता है कि ऋषि अगस्त का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था या उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। उत्तर प्रदेश के काशी में ऋषि अगस्त का जन्म हुआ और ऋषि अगस्त दक्षिण भारत में जाकर के बस गए और ऋषि अगस्त ने ही दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार किया। जो ऋषि अगस्त है, ऋषि अगस्त ने ही दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विकास किया। ऋषि अगस्त के द्वारा ही प्रथम संगम की अध्यक्षता की गई। इस संगम में टोटल 89 प्रतिनिधि भाग लिए थे। 89, 8 पर 9, 89 प्रतिनिधि भाग लिए थे और कई वर्षों तक यह संगम चला था। इस संगम के दौरान अनेकों साहित्यों की रचना हुई, लेकिन जब यह संगम आयोजित ही हो रहा था, उसी दौरान मदुरै में बाढ़ आ गया, फ्लड। मदुरै में बाढ़ आ गया और बाढ़ आने के कारण जितने भी साहित्य लिखे गए थे, सभी साहित्य समुद्र में विलीन हो गए, जिस कारण प्रथम संगम से कोई भी साहित्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। प्रथम संगम से जो है कोई भी साहित्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। तो प्रथम संगम से कोई भी साहित्य की प्राप्ति नहीं हुई है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है आपको द्वितीय संगम, अगर हम लोग द्वितीय संगम की बात करें तो जो द्वितीय संगम कपाटपुरम या अल्बे में हुआ था। द्वितीय संगम जो है आपको कपाटपुरम या अल्बे में हुआ था। कपाटपुरम या अल्बे में हुआ था, दक्षिण भारत में ही है, तमिलनाडु के क्षेत्र में ही है। द्वितीय संगम कपाटपुरम या अल्बे में हुआ था। और ध्यान में रहे कि इस संगम की भी अध्यक्षता प्रारंभिक वर्षों में ऋषि अगस्त ने ही किया था। लेकिन इस संगम की अध्यक्षता करते हुए ही ऋषि अगस्त का निधन हो गया। ऋषि अगस्त का जो है निधन हो गया। और जब इस संगम की अध्यक्षता करते हुए ऋषि अगस्त का निधन हो गया, तो फिर इस संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त के शिष्य तोलका पियर ने किया। ऋषि अगस्त के शिष्य तोलका पियर ने किया। तो बाद में जाकर के इस संगम की अध्यक्षता जो है आपको तोलका पियर ने किया। और इस संगम के दौरान भी कई सारे ग्रंथों की रचना हुई है, कई सारे तमिल साहित्यों की रचना हुई है। लेकिन उन तमिल साहित्यों में एकमात्र तमिल साहित्य उपलब्ध है जिसका नाम है आपको तोल्काप्पियम। तो तोल्काप्पियम नामक तमिल व्याकरण ग्रंथ, तोल्काप्पियम जो है एक प्रकार का तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना जो है आपको द्वितीय संगम के दौरान हुई थी और यह उपलब्ध है। इससे हमें संगम वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। इसके बाद जो है आपको तृतीय संगम, अगर आप तृतीय संगम को देखेंगे तो जो तृतीय संगम है यह आपको उत्तरी मदुरै में हुआ था। तृतीय संगम जो है आपको उत्तरी मदुरै में तृतीय संगम हुआ। और इस संगम की अध्यक्षता जो है आपको नक्कीरर के द्वारा किया गया था। और इस संगम के दौरान जो है कई सारे संगम साहित्यों की रचना हुई है, जिसको आगे हम आपके साथ जो है चर्चा करेंगे। और मूल तौर पर तृतीय संगम से ही अनेकों संगम साहित्य की प्राप्ति हुई है। और वही संगम साहित्य जो है हमें संगम वंश के विषय में, अर्थात चेर, चोल और पांड्य राजवंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और ध्यान में रहे कि यहां पर हमने आपको नहीं बताया है, तो यहां पर आप एक बात को जानिएगा
कि जो संगम वंश है, संगम वंश के अंतर्गत जो है कुल मिलाकर के 3 राजवंश हुआ करते थे। और संगम वंश के अंतर्गत जो कुल मिलाकर के 3 राजवंश हुआ करते थे, एक आपको चेर वंश था, दूसरा आपको चोल वंश था, और तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा जो है आपको पांड्य वंश था। तो यही 3 राजवंश जो है संगम वंश के अंतर्गत जो है आपको शासन किया है। और यह प्रश्न भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है। अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है कि इस परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन यह बात आपसे पूछा गया है कि संगम वंश के अंतर्गत कौन से राजवंश का शासन नहीं रहा है। तो ई 3 रहता है, एक और रहता है, तो ई 3 के अलावा जो चौथा होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो संगम वंश के अंतर्गत चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश का शासन रहा है। और ध्यान में रहे कि जो मदुरे या कपाटपुरम या अल्बे की हम बात करें तो जो मदुरे या कपाटपुरम अल्बे है ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में पड़ता है। और तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में जो है पांड्यों का शासन हुआ करता था, पांड्य वंश के शासकों का शासन हुआ करता था। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप भारत के मानचित्र पर आएंगे तो यहां पर जो है हम आपको स्पष्ट कर दे कि चेर का शासन जो है, चेर का शासन केरल में रहा है। चेर का शासन कहां रहा है आपको? केरल में। ये जो केरला का इलाका है, केरला के इलाका में जो है चेर वंश के शासकों का शासन रहा है, फिर तमिलनाडु का जो दक्षिणी इलाका है ये एरिया, इसी एरिया में मदुरै है और इसी एरिया में जो है पांड्य का शासन रहा है, पांड्य वंश के शासकों का शासन रहा है। वही अगर हम चोल की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों एरिया में जो है आपको चोल का शासन रहा है। किसका शासन रहा है आपको? चोल वंश का शासन जो है आपको रहा है। तो चेर का शासन केरल में, पांड्य का शासन तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में, और इसके बाद जो है चोल का शासन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में संयुक्त रूप से रहा है। तो इन तीनों राजवंशों में जो पांड्य वंश है, पांड्य वंश के शासकों ने ही तीनों संगमों को संरक्षण प्रदान किया था। जैसा कि आप याद कीजिए, प्रथम बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने, द्वितीय संगम को संरक्षण प्रदान शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने, तृतीय बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान मौर्य वंश के शासक अशोक ने, और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। जिस प्रकार से अलग अलग बौद्ध सम्मेलन को अलग अलग राजवंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया है, उसी प्रकार से जो आपको तीनों संगम हुए हैं, तीनों संगम को जो संरक्षण प्रदान किया गया है, तीनों संगम को संरक्षण प्रदान जो है आपको पांड्य वंश के शासकों ने किया है। किस वंश के शासकों ने? पांड्य वंश के शासकों ने किया है। तो ये जो पांड्य वंश के शासक है, पांड्य वंश के शासक ही तीनों संगमों को संरक्षण प्रदान किया है। तीनों संगमों को संरक्षण प्रदान जो है आपको पांड्य वंश के शासकों ने किया है। तो अब यहां पर जो है हम लोग थोड़ा सा चेर, चोल और पांड्य वंश के विषय में देखेंगे। बहुत ज्यादा चीज इसमें देखना नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी जो है इन लोगों की हमें होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले देखिए, संगम वंश के विषय में जानकारी संगम साहित्य से तो प्राप्त होता ही होता है। संगम साहित्य के अलावे संगम वंश के विषय में जानकारी हमें तमिल महाकाव्य से भी प्राप्त होता है। तमिल महाकाव्य, समझ गए? तमिल महाकाव्य जैसे आप याद कीजिए, वैदिक सभ्यता हमने आपको पढ़ाया है। वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आता है, हाँ या ना? हाँ। वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। और वैदिक साहित्य के अलावे क्या अन्य साहित्यों से हमें वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त होता है? होता है। अन्य साहित्यों से भी हमें, जैसे महाकाव्य, जो महाभारत है, जो रामायण है, उससे भी हमें वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य जिस प्रकार से हमें वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी प्रदान करता है, उसी प्रकार से जो है आपको शिल्पादिकाराम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, ये तमाम जो है
तमिल महाकाव्य है, ये सभी तमिल महाकाव्य है। तो ये सभी तमिल महाकाव्य को भी अगर आप देखेंगे तो ये तमिल महाकाव्य भी हमें संगम वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो संगम वंश के विषय में जानकारी संगम साहित्य, और संगम साहित्य ही नहीं बल्कि संगम वंश के विषय में जानकारी का एक दूसरा स्रोत है आपको तमिल महाकाव्य, तमिल महाकाव्य। और जिस प्रकार से रामायण और महाभारत महाकाव्य का उत्तर भारत में अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, उसी प्रकार से जैसे उत्तर भारत में आप देख लीजिए रामायण और महाभारत को हम लोग कितना पवित्रता से लेते हैं, बहुत अधिक पवित्रता से लेते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में तमिलनाडु के क्षेत्र में शिल्पादिकाराम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि तमिल महाकाव्य का काफी महत्व है। तो इन तमिल महाकाव्यों में मुख्य तौर पर जो है, इन तमिल महाकाव्य के रचयिता कौन है, इस बात को याद रखना आपके लिए आवश्यक है। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आप ले लीजिए। एक नंबर में है आपको शिल्पादिकाराम। शिल्पादिकाराम देखिए, जो शिल्पादिकाराम नामक तमिल महाकाव्य है, इस तमिल महाकाव्य की रचना इलांगे आदिगल ने किया है। इलांगे आदिगल, इलांगे आदिगल, इलांगे आदिगल ने किया है। और ध्यान में रहे, ये एक ऐसा तमिल महाकाव्य है जो अकेले चेर, चोल, पांड तीनों राजवंश के विषय में बता देता है। ये एक अकेला तमिल महाकाव्य है जो चेर, चोल और पांड तीनों राजवंश के विषय में हम लोगों को बता देता, तीनों राजवंशों के विषय में हम लोगों को बता देता है। अब इस शिल्पादिकाराम नामक तमिल महाकाव्य हमें पाजेब या पायल की कहानी बताता है। पाजेब या पायल की कहानी बताता है। यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। शिल्पादिकाराम हमें किसकी कहानी बताता है? तो पाजेब या पायल की कहानी बताता है। देखिए, इसमें जो घटना है वो पायल को लेकर के घटित हुआ है। इसमें जो चर्चा है पायल केंद्र बिंदु में है। पायल जो महिला सब पहनती है, समझ गए, पैर में, पैर का उन लोगों का आभूषण होता है पायल, समझ गए। तो पायल जो है इस महाकाव्य के कहानी के केंद्र बिंदु में है। जो पायल की कहानी है, इस कहानी में नायक जो है आपको नायक कोबलम है। कोबलम। नायिका कन्नगी है। नायिका कन्नगी है। और सहनायक नेडुंजेलियन। नेडुंजेलियन है। सहनायक नेडुंजेलियन है और सहनायिका माधवी है। माधवी है जो कि एक बेसिया थी। ठीक है। देखिए, कोबलम एक व्यापारी था और कोबलम चोल राज्य का व्यापारी था। चोल राज्य है। चोल राज्य का व्यापारी कोबलम था। कोबलम व्यापार करने के उद्देश्य से पांड्य राज्य जाता था, चेर राज्य जाता था, सभी राज्यों की यात्रा करता था। उसी यात्रा क्रम में कोबलम की मुलाकात माधवी नामक बेसिया के साथ हुआ। कोबलम की मुलाकात जो है माधवी नामक बेसिया के साथ हुआ। और कोबलम की पत्नी थी कन्नगी। कोबलम की पत्नी कौन थी? कन्नगी।
और नेडुंजेलियन जो है पांड्य राजवंश का शासक था। नेडुंजेलियन पांड्य राजवंश का शासक था। तो कोबलम चोल राज्य का व्यापारी था। उसकी पत्नी कन्नगी थी और कोबलम अलग अलग स्थानों पर व्यापार करने के लिए जाया करता था। तो उसी क्रम में कोबलम की मुलाकात माधवी नामक वेश्या के साथ हुआ और कोबलम को माधवी से प्रेम हो गया। अब कहा जाता है दिल लगे दीवार से तो पड़ी क्या चीज। तो वही बात है, अब बेसिया है, प्यार हो गया हो गया। तो फिर कोबलम जो है अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ दिया। समझ गए? हल्ला कीजिएगा, नहीं कहेंगे कहां। तो कोबलम को जब माधवी से प्रेम हो गया तो कोबलम अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ दिया। फिर कन्नगी अकेले हो गई और फिर दूसरे के घर में काम करके अपना जीवन यापन करने लगी। कोबलम का व्यापार जब तक ठीक ठाक रहा, कोबलम जब तक सही ढंग से माधवी का देखरेख किया, तब तक माधवी कोबलम के साथ रही। लेकिन कोबलम जो है माधवी के प्रेम में पड़ करके व्यापार को भी सेकेंडरी में रख दिया था, जिस वजह से कोबलम का व्यापार जो है नष्ट हो गया। कोबलम का व्यापार नष्ट हो गया। और जब कोबलम का व्यापार नष्ट हो गया, माधवी भी इसको छोड़ दी। तो अब कोबलम भी अकेले हो गया। कोबलम भी अकेले हो गया। पहला प्यार होता है। पहली पत्नी होती है, समझ गया? तो इसको लगा कि कन्नगी तो हमारी पहली पत्नी है, उसको समझाएंगे बुझाएंगे वो तो मान जाएगी। और कोबलम आत्मग्लानि भी कर रहा था, मतलब उनको ग्लानि भी हो रहा था कि हमने गलत किया है। इस बात का एहसास उन्हें हुआ और ना चाहते हुए भी कोबलम अपनी पत्नी कन्नगी के पास गया और कन्नगी को अपनी सारी कहानी बताई और कन्नगी से माफी भी मांगा। कन्नगी, महिला तो दयालु होती ही है, समझ गए? कन्नगी जो है माफ कर दी और कन्नगी कही कि हमारे पास भी तो अब कुछ है नहीं। लेकिन महिला सब जो है अपने आभूषण को काफी संजो करके रखती है ताकि परिवार में कभी भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप देखेंगे महिला अपना गहना जो है गिरवी रख देती है। तो कन्नगी के पास सिर्फ एक पायल बचा हुआ था, तो कन्नगी जो है अपना पायल कोबलम को दे दी और कही कि आप जाइए इस पायल को बेच लीजिए और पायल को बेच करके फिर से व्यापार प्रारंभ कीजिए। तो कोबलम को कन्नगी का पायल मिला। कोबलम चोल राज्य का था, लेकिन पांड्य राज्य में पायल का दाम अच्छा मिलता चोल राज्य के तुलना में। तो कोबलम ने सोचा कि क्यों ना पायल को पांड्य राज्य में जाकर बेचा जाए, क्यों ना पायल को पांड्य राज्य में जाकर बेचा जाए। तो कोबलम अपनी पत्नी कन्नगी का पायल लेकर के पांड्य राज्य चला गया। कोबलम अपनी पत्नी कन्नगी का पायल लेकर के पांड्य राज्य चला गया और जिस समय पांड्य राज्य पायल बेचने के लिए गया था तो संयोग ऐसा देखिए कि उस समय पांड्य राज्य के शासक नेडुंजेलियन थे और नेडुंजेलियन की पत्नी का भी पायल खोया हुआ था। नेडुंजेलियन की पत्नी का भी पायल चोरी हो गया था। तो नेडुंजेलियन जो है अपने राज्य के सभी आभूषण के दुकान पर संदेश भिजवा दिया था कि अगर कोई व्यक्ति पायल बेचने के लिए किसी भी आभूषण के दुकान पर आए
तो इसकी खबर राजा को मिलनी चाहिए। जैसे ही कोबलम पांड्यराज के दुकान पर पायल बेचने के लिए गया तो इसकी सूचना राजा को दे दी गई, नेदुनजेलियन को दे दी गई। नेदुनजेलियन का सेना आया दुकान और कोबलम को पकड़कर हिरासत में लेकर नेदुनजेलियन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नेदुनजेलियन के समक्ष जब प्रस्तुत कोबलम हुए तो कोबलम ने अपनी बात बताई कि नहीं, ये आपकी महारानी का पायल नहीं है बल्कि ये हमारी पत्नी का पायल है। लेकिन नेदुनजेलियन नहीं माने और नेदुनजेलियन को लगा नहीं, यही चोर है, यही हमारी पत्नी का पायल चोरी किया है। और राजा की पत्नी का पायल चोरी करने का हिम्मत कैसे हो गया? इसको लेकर नेदुनजेलियन ने कोबलम को फांसी की सजा सुनाई और फिर कोबलम को फांसी पर लटका दिया गया। कोबलम को फांसी पर लटका दिया गया। अब जब कोबलम को फांसी पर लटका दिया गया तो उसकी पत्नी जो कन्नगी थी वो चोल राज में इंतजार कर रही थी कि हमारा पति पायल बेच के आएगा, फिर से व्यापार करना प्रारंभ करेगा। लेकिन उसके पति को तो फांसी पर लटका दिया गया था। कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए तो कन्नगी को शक भी होने लगा कि कहीं फिर से तो नहीं बहक गया। और फिर कन्नगी जो है चोल राज से पांड्य राज पहुंची और जब पांड्य राज पहुंची तो उसे पता चला कि पांड्य राज के शासक नेदुनजेलियन ने उसके पति को फांसी पर लटका दिया, उसके पति को फांसी पर लटका दिया। तत्पश्चात कन्नगी नेदुनजेलियन को श्राप दे दी। कन्नगी जो है नेदुनजेलियन को श्राप दे दी और कन्नगी को लगने लगा कि अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, पति भी मारे गए, जिस कारण कन्नगी ने यह विचार की कि उसे सती हो जाना है। और फिर कन्नगी पांड्य राज्य से वापस नहीं लौटी बल्कि कन्नगी चेर राज्य चली गई और चेर राज्य जाकर के कन्नगी सती हो गई। और जब चेर राज्य जाकर के कन्नगी सती हुई थी उस समय चेर राज्य के शासक हुआ करते थे सेन गुटवन। उस समय चेर राज्य के शासक हुआ करते थे सेन गुटवन। सेन गुटवन को जब कोबलम और कन्नगी की कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ तो सेन गुटवन ने सती पूजा या पत्नी पूजा प्रारंभ किया। सती पूजा या पत्नी पूजा प्रारंभ किया। सामान्य तौर पर ऐतिहासिक ग्रंथों में हमारे सामाजिक परंपरा में पति पूजा का प्रचलन देखने को मिलेगा, कहीं भी पत्नी पूजा का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दक्षिण भारत के अंतर्गत चेर राज्य में जो है पत्नी पूजा या सती पूजा का प्रचलन सेन गुटवन ने किया था। और यहां पर जैसे उत्तर भारत में आप देखेंगे कि करवा चौथ हो गया और कौन कौन सा पर्व होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा पर्व होता है। बरसात कहा जाता है हम लोग के साइड, समझ गए। तीज हो गया। इस सब त्योहार में जो है औरत अपने हस्बैंड के लिए यानी पत्नी जो है अपने पति के लिए रखती हैं और लंबी उम्र की दुआ करती हैं, समझ गए। उसी प्रकार से जो है दक्षिण भारत में पत्नी पूजा होता है। पति अपने पत्नी के लिए रखता है। आप लोग क्या कीजिएगा? हम तो ऐसे शादी ब्याह करेंगे नहीं, लेकिन करेंगे तो हम अपनी पत्नी के लिए सब पूजा करेंगे और आधा आधा काम करेंगे। रोटी वो बनाएगी, सब्जी हम बनाएंगे, समझे। क्या विचार? आप लोग भी कीजिएगा। आए तो आधा पढ़ाने का जिम्मेवारी उसको भी देंगे, ऐसे थोड़े होगा। पढ़ाने का आधा जिम्मेवारी ले लेगी तो आधा काम कर देंगे।
चलिए अब आगे आइए। बायोलॉजी पढ़ाएगी? अच्छा, अब बिट्टू सर कहां जाएंगे? बिट्टू सर भी? चलिए, नए थ्योरी हम पढ़ा देंगे, ऑब्जेक्टिव वो कराएगी। चलिए आगे आइए। अब टेस्ट आप ले लीजिएगा, आपको भी रख लेंगे, काहे चिंता करते। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो शिल्पाधिकाराम नामक तमिल महाकाव्य है, एक ही तमिल महाकाव्य चेर चोल पांड्य तीनों के विषय में जानकारी प्रदान कर देता है। अब देखिएगा यहां पर चर्चा जो है पांड्य शासक की हुई, चेर शासक की हुई, चेर शासक और पांड्य शासक की चर्चा हुई। अब यहां पर जो है इस तमिल महाकाव्य ने हमें चेर चोल और पांड्य तीनों राजवंश के विषय में जानकारी प्रदान कर दिया। अब जो आपको चेर वंश है, चेर वंश, चेर वंश, चेर वंश, चेर शब्द चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के चेरल से हुआ है, तमिल भाषा के चेरल से हुआ है, और इसका अर्थ होता है पर्वतीय देश। इसका अर्थ पर्वतीय देश होता है, पर्वतीय देश होता है। और संगमकालीन जो चेर चोल और पांड्य ये तीनों राजवंश है, इन तीनों राजवंशों में जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है, इन तीनों राजवंशों में जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है वह आपको चेर वंश है। सबसे प्राचीनतम राजवंश चेर वंश है। चेर वंश के शासकों ने केरल में शासन किया। चेरों की राजधानी वंजी हुआ करती थी। चेर शासकों की राजधानी की अगर हम बात करें तो चेर शासकों की राजधानी जो है आपको वंजी हुआ करती थी, वंजी हुआ करती थी। और केरल आप देख सकते हैं समुद्र तट पर है, तो बंदरगाह नगर तो होगा ही होगा। और चेरों का व्यापार जो है उस समय रोमन साम्राज्य के साथ भी हुआ करता था, व्यापार बंदरगाह के माध्यम से ही हुआ करता था। चेरों का जो प्रमुख बंदरगाह नगर था वह आपको मुजरिस और टोंडी, मुजरिस और टोंडी। जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपसे पूछा गया है मुजरिस और टोंडी क्या है, तो इसका उत्तर होगा चेरों का बंदरगाह नगर है। वही चेर शासकों का जो प्रतीक चिन्ह था, जैसे कि आप याद कीजिए गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? गरुड़। गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ था। उसी प्रकार से चेर शासकों का जो प्रतीक चिन्ह था तीर धनुष। तीर धनुष जो है चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह था। तीर धनुष चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह था। जिस प्रकार से चेर राजवंश सबसे प्राचीनतम राजवंश, इसकी राजधानी वंजी केरल में ही पड़ता है, बंदरगाह मुजरिस और टोंडी हो गया, प्रतीक चिन्ह तीर धनुष हो गया। उसी प्रकार से जो है अगर आप पांड्यों की बात करेंगे तो जो पांड्य वंश है, पांड्य वंश की अगर बात की जाए तो पांड्य वंश के शासकों की राजधानी नगर मदुरै थी। पांड्य शासकों की राजधानी नगर कहां थी? मदुरै। और इसका जो बंदरगाह नगर था वो कोकई था। कोकई बंदरगाह नगर कौन था? कोकई। कोकई इसका बंदरगाह नगर था। और इस राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है, इस राजवंश का प्रतीक चिन्ह जो है आपको मछली। क्या आपको? मछली। मछली हुआ करता था। वही इसी प्रकार से अगर आप चोल वंश में आएंगे तो इन तीनों राजवंशों में जैसे
हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, कण्व, शुंग, सातवाहन। इन राजवंशों में सबसे विशाल राजवंश मौर्य वंश, क्योंकि मौर्यों का शासन भारत के अधिकतर भूभाग पर देखने को मिलता है। उसी प्रकार से संगमकालीन चेर, चोल, पांड्य तीनों राजवंशों में जो सबसे शक्तिशाली राजवंश बनकर उभरा था, सबसे शक्तिशाली राजवंश बनकर के उभरा था चोल वंश। सबसे अधिक भूभाग पर चोल वंश के शासकों का शासन हुआ करता था, सबसे अधिक भूभाग पर चोल वंश के शासकों का शासन हुआ करता था। तो संगमकालीन तीनों राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश की अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे शक्तिशाली राजवंश है वह आपको चोल वंश है। कौन है? चोल वंश। अब चोल शासकों का जो राजधानी नगर था, चोल शासकों का राजधानी नगर उड़ेयूर या तंजावुर, उड़ेयूर या तंजावुर, समझ गए, तंजावुर था। वही इन लोगों का जो बंदरगाह नगर था, इन लोगों का बंदरगाह नगर आपको कावेरी पट्टनम था। कहां था? कावेरी पट्टनम इन लोगों का बंदरगाह नगर था। इसके बाद चोल शासकों का जो प्रतीक चिन्ह है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह जो है आपको बाघ है। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ। तो ध्यान में रखे आप, ये सब चीज पूछा जाता है। ये सब बात जो हम आपको बताए हैं, ऐसे शासकों के विषय में भी हम आपको आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इन तीनों राजवंशों से संबंधित राजधानी नगर हो गया, राजधानी नगर के बाद प्रतीक चिन्ह हो गया, बंदरगाह नगर हो गया, ये तीनों चीज जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब संगमकालीन चेर, चोल और पांड्य राजवंश के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे। देखिए, भारतीय इतिहास में कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी साम्राज्य जब हम लोग पढ़ते हैं, उसका एक राजनीतिक इतिहास होता है, एक सामाजिक इतिहास होता है, एक धार्मिक इतिहास होता है, एक आपको आर्थिक इतिहास होता है। तो मुख्य तौर पर हम जो राजवंश के शासकों के विषय में पढ़ते हैं, तो यह माना जाता है कि जो है आपको उस राजवंश के राजनीतिक इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो संगमकालीन चेर, चोल और पांड्य राजवंश के राजनीतिक इतिहास को हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। चेर वंश की अगर बात की जाए तो चेर वंश के जो संस्थापक हैं, चेर वंश के संस्थापक उदाइन चेरल हैं। उदाइन चेरल है। और उदाइन चेरल के विषय में यह कहा जाता है कि इन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को भोजन करवाया था। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को भोजन करवाया था, जिस वजह से इन्हें महाभोजन उदाइन चेरल कहा जाता है। वहीं इस राजवंश के जो सबसे महान शासक हैं, इस राजवंश के सबसे महान शासक के रूप में चर्चा मिलता है सेन गुटवन का। सेन गुटवन का चर्चा मिलता है। और जो सेन गुटवन है, सेन गुटवन को धर्मपरायण गुटवन या इन्हें जो है लाल चेर, इन सभी नामों से जो है इन्हें जाना जाता है। और भारतीय इतिहास में पत्नी पूजा या सती पूजा का प्रचलन जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। और चेर वंश के ही शासक हुआ करते थे, उसका नाम था आदिग ईमान। आदिग ईमान ने दक्षिण भारत में गन्ना की खेती करने की परंपरा की शुरुआत की। वही चेर वंश के अंतिम शासक को आप देखेंगे तो चेर वंश के अंतिम शासक के तौर पर चर्चा मिलता है सेईये जो है आपको चेर वंश के अंतिम शासक हुए। वहीं अगर आप पांड्यों को देखेंगे तो जो पांड्य वंश है, पांड्य वंश के संस्थापक के रूप में चर्चा मिलता है नेडियन। और जो पांड्य राज्य है, पांड्य राज्य की चर्चा सर्वप्रथम मेगास्थनीज के इंडिका में देखने को मिलता है। और पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मोतियों का व्यापार जो है इस राज्य के द्वारा
सर्वाधिक मात्रा में किया जाता था। पांड्य राज की स्थापना जो है नेडियन के द्वारा किया गया था। नेडियन वही इस राजवंश के जो सबसे महान शासक हैं, इस राजवंश के सबसे महान शासक नेडुनजेलियन को माना जाता है। नेडुनजेलियन को माना जाता है। नेडुनजेलियन को इस राजवंश का सबसे महान शासक इसलिए माना जाता है क्योंकि नेडुनजेलियन ने 290 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था। नेडुनजेलियन ने 290 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध का नाम है तलैया लंगानम का युद्ध। तलैया लंगानम का युद्ध। नेडुनजेलियन तलैया लंगानम का युद्ध लड़ा था। तलैया लंगानम का युद्ध, यह युद्ध 290 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में कहा जाता है कि नेडुनजेलियन ने अकेले चेर शासक को भी पराजित किया और चोल शासक को भी पराजित किया। इस युद्ध में नेडुनजेलियन ने चेर शासक और चोल शासक दोनों को पराजित किया। और इनके समकालीन रोमन सम्राट आगस्टस थे। रोमन सम्राट आगस्टस इनके समकालीन थे। इन्होंने नेडुनजेलियन ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। नेडुनजेलियन ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था और इन्हीं के दरबार में नक्कीरर नामक विद्वान रहता था। नक्कीरर, समझ गए, नक्कीरर, जो कि आप याद कीजिए अभी तुरंत 3 संगम के विषय में बताए हैं, जिसमें प्रथम संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त, द्वितीय संगम ऋषि अगस्त और तोल्कापियर, और तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर। तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर। जो तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर किया है, अगर हम लोग नक्कीरर की बात करें तो जो नक्कीरर है वो नेडुनजेलियन के दरबार में ही रहता था। वही इस राजवंश के जो अंतिम शासक हैं, इस राजवंश के अंतिम शासक के रूप में चर्चा मिलता है आपको नल्लीब कोडन की चर्चा मिलती है। इस राजवंश के अंतिम शासक के रूप में किसका चर्चा मिलता है? नल्लीब कोडन। इसके बाद इसी प्रकार से अगर आप संगमकालीन चोल वंश में जाएंगे तो संगमकालीन चोल वंश के जो संस्थापक है वह है आपको इलनजेत चेनी। संगमकालीन चोल वंश के जो संस्थापक शासक है उसका नाम है आपको इलनजेत चेनी। तथा इस वंश के सबसे महान शासक की हम लोग बात करें तो सबसे महान शासक करिकाल थे। और करिकाल के विषय में यह कहा जाता है कि करिकाल ने बेन्नी का युद्ध लड़ा था। जैसे आप याद कीजिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। जो दशराग युद्ध सुदास और भरत कबीला सुदास और 10 जनों के संगठनों के बीच हुआ था। 10 जनों के संगठनों के बीच हुआ था। उसी प्रकार से जो महत्व उत्तर भारत में दशराग युद्ध का है वही महत्व दक्षिण भारत में बेन्नी के युद्ध का है। बेन्नी का युद्ध बेन्नी के युद्ध में करिकाल ने अकेले 11 राजाओं के संगठन को पराजित किया। करिकाल इतना योग्य और सैन्य क्षमता वाला शासक था कि 11 राजाओं के संगठन को इन्होंने अकेले पराजित किया। इतना ही नहीं बल्कि करिकाल ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका के शासक को पराजित करके श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और लाखों की संख्या में श्रीलंका से युद्ध बंदी को, लाखों की संख्या में सैनिक को बंदी बना लिया, दास बना लिया और उसको अपने राज्य में लाया। और उसको अपने राज्य में ला करके उन युद्ध बंदियों के माध्यम से ही करिकाल ने ही कावेरी पट्टनम या पुहार बंदरगाह का निर्माण करवाया था। चोलों का जो प्रसिद्ध बंदरगाह कावेरीपट्टनम बंदरगाह है, कावेरीपट्टनम बंदरगाह को ही पुहार बंदरगाह भी कहा जाता है। जो कावेरीपट्टनम बंदरगाह है या कावेरीपट्टनम बंदरगाह को ही जो है हम लोग पुहार बंदरगाह क्या कहते हैं? पुहार बंदरगाह। तो पुहार बंदरगाह या कावेरीपट्टनम बंदरगाह का निर्माण आपको करिकाल ने ही करवाया था। और ध्यान में रहे करिकाल का जैसे ही निधन हुआ वैसे ही
संगमकालीन चोल वंश का पतन होना शुरू हो गया और संगमकालीन चोल वंश के स्थान पर ही कालांतर में जाकर के पल्लव वंश के शासन की स्थापना हुई और पल्लवों के शासन की जब समाप्ति हुई तो पल्लवों के स्थान पर ही फिर से 9वीं सदी में चोल वंश के शासन की स्थापना हुई। 9वीं सदी में चोल वंश के शासन की स्थापना हुई। तो यहां तक जो है सबसे पहले चीजों को हम लोग एक एक करके याद कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम लोग फिर से देखेंगे। और ध्यान में रहे कि हमने आपको यहां पर जो है तमिल महाकाव्य के अंतर्गत शिल्पादिकाराम के विषय में बताया। शिल्पादिकाराम के अलावा जो अन्य तमिल महाकाव्य है उसमें एक तमिल महाकाव्य है मणिमेखले। मणिमेखले मणिमेखले जो मणिमेखले है इसकी रचना जो है आपको शीतले सतनार ने किया है। शीतले सतनार, शीतले सतनार। और इसके बाद अगला तमिल महाकाव्य है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, जो जीवक चिंतामणि है, जीवक चिंतामणि की रचना जो है तिरुतक देवर ने की है। तिरुतक देवर, तिरुतक देवर ने की है। तिरुतक देवर ने जो है आपको जीवक चिंतामणि तमिल महाकाव्य की रचना की है। और ध्यान में रहे कि यहां से आपसे एक बात और पूछा जाता है कि देखिए जैसे भारत में रामायण महाभारत महाकाव्य का उत्तर भारत में महत्व है, दक्षिण भारत में शिल्पादिकाराम का महत्व है, उसी प्रकार से यूरोप जगत में महाकाव्यों में दो महाकाव्य का काफी महत्व है। और वो दो महाकाव्य है, एक है इलियड और दूसरा है ओडिसी। इलियड और ओडिसी ये दो महाकाव्य है। आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? लड़की लोग सुन रहे हैं? हाँ, सोइएगा ना। और सो रही है, इसका मतलब आप लोग इधरे देखते हैं। देखते रहिए, निहारते रहिए, कोई दिक्कत ना। चलिए देखिए, जैसे उत्तर भारत में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का महत्व है, वैसे ही दक्षिण भारत में है। देखिए ये कहां जा रहा है? क्या हो गया? एक से एक नमूना सब। इतना खा लेते हैं महाराज। अरे 4 गो रोटी खाने का कैपेसिटी है, 2 गो खाइए महाराज। अजीब बात है। क्या हुआ उसको? पेट खराब है। चलिए सुनिए, आपको उत्तर भारत में जैसे रामायण और महाभारत महाकाव्य का महत्व है, दक्षिण भारत में शिल्पादिकाराम मणिमेखले का महत्व है, उसी प्रकार से यूरोप जगत में दो महाकाव्य का काफी महत्व है, एक इलियड और दूसरा ओडिसी। इलियड और ओडिसी ये दोनों की रचना होमर नामक विद्वान ने किया। होमर, इलियड और ओडिसी दो यूरोप जगत के महाकाव्य है जिसकी रचना होमर ने किया है। तो ये जो आपको ग्रंथ है शिल्पादिकाराम, शिल्पादिकाराम को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। तमिल साहित्य का इलियड। इलियड यानी यूरोप जगत के इलियड से तमिल महाकाव्य शिल्पादिकाराम की तुलना की जाती है। वहीं जो आपको मणिमेखले है, मणिमेखले को तमिल साहित्य का ओडिसी, तमिल साहित्य का ओडिसी, तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है।
इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब यहां पर एक चीज और पूछा जाता है कि जो तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले है, इन दोनों तमिल महाकाव्य का संबंध बौद्ध धर्म से है और जीवक चिंतामणि का संबंध जो है जैन धर्म से है। जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से है। तो ये तमाम जानकारियां हुई जो कि आपको याद रखना है। क्या करना है? बात क्लियर? इतना याद कर ले, फटाक से आ जाइए। और देखिए, ज्ञानेंद्रिय 5 होता है। कितना होता है? क्या होता है आप जानबे करते हैं। देखिए, अगर आपकी ज्ञानेंद्रियां सचेत अवस्था में रहता है तो चीजों को आप ज्ञान तुरंत कर लेते हैं। अगर आपकी ज्ञानेंद्रियां सचेत अवस्था में नहीं होता है तो आप चीजों को जल्दी ज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञानेंद्रियां क्या है? आंख है, नाक है, कान है, यही सब न है। तो ये सब आपका सचेत अवस्था में कब होगा? जब आप मुंह बंद करके रहिएगा तब। हाय, मुंह बंद के हैं, मुंह बंद ऐसे कर रहे हैं, सचेत अवस्था में है ना। और जैसे बोलिएगा मुंह काम करेगा, नाकों, आंखों और कानों, समझ गए। जब तक आंख से देखिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, हमसे सुनिएगा नहीं क्वेश्चन क्या है तो आप बोलिएगा नहीं, समझ गए। और नाक से क्वेश्चन को सूंघिएगा तो बोलने से याद होता है। बोलने से क्या होता है? तो बोल के याद करना है। क्या करके याद करना? बोल के याद करना। बोल के याद कीजिएगा ना। हाँ, तो लड़की लोग जो है पता नहीं काहे नहीं बोलती है। काहे नहीं बोलते आप लोग? बोलते हैं तो आप लोग का आवाज कहां आता है? चलिए, तो आइए अब बोल करके याद कीजिए, ठीक है? नहीं तो मेरा क्या लीजिएगा, ऐसे भी याद नहीं है और नहीं याद रहेगा। और एक बार हमसे पढ़ लिए हैं तो दोबारा भी पढ़ने का मन करेगा तो आना ही पड़ेगा। हम एक नशा है जो विद्यार्थी में लगते हैं। मेरा विद्यार्थी अगर हमसे दूर भी चला जाता है ना, 2-4 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ठीक है, अंतिम में लौट करके ये भी करेगा, चाहे जैसे आए वो, समझ गए। जैसे आए वो आएगा, समझ गए। हमको पता है। आइए बोर्ड पे। चलिए आइएगा, संगम वंश के अंतर्गत कौन कौन सा राजवंश है? चेर, चोल और संगम वंश के अंतर्गत कौन कौन सा राजवंश? संगम का अर्थ क्या होता है? सभा, सम्मेलन या? अच्छा, संगम वंश के विषय में जानकारी। संगम साहित्य और तमिल महाकाव्य। संगम साहित्य और तमिल महाकाव्य। संगम साहित्य की रचना 3 बार हुए सम्मेलनों के दौरान हुई है, हाँ या ना? कितने सम्मेलन? पहला संगम कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की है? दूसरा संगम अध्यक्षता किसने की है? और द्वितीय संगम के दौरान जब ऋषि अगस्त का निधन हुआ तो इसके बाद द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने? तोलका। द्वितीय संगम के दौरान कौन सा साहित्य की प्राप्ति हुई? तोलकापियम किस प्रकार का ग्रंथ है? तमिल। तोलकापियम किस प्रकार का ग्रंथ है? तमिल व्याकरण ग्रंथ। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता तृतीय संगम कहां हुआ है? तृतीय संगम। अध्यक्षता किसने किया? नकीरर ने ना। चलिए ठीक है, इसके बाद जो है आगे बताइएगा।
शिल्पादिकाराम के रचयिता कौन है? शिल्पादिकाराम के रचयिता, शिल्पादिकाराम के रचयिता। शिल्पादिकाराम में किसकी कहानी बताता? किसकी कहानी? इस कहानी में नायक, नायिका, सहनायक, सहनायिका। और जानते हैं नेडुंजेलियन बड़ी न्यायप्रिय शासक था। नेडुंजेलियन को जब पता चला, बाद में जो है नेडुंजेलियन को पता चल गया कि न, वो जो कोबलम था सच में उसकी पत्नी का पायल था। नेडुंजेलियन की पत्नी का पायल चोरी कोई और किया था। बाद में जाकर के ओरिजिनल चोर पकड़ा गया। और जब ओरिजिनल चोर पकड़ा गया तो नेडुंजेलियन को लगा हमने तो ये गलत कर दिया है। और नेडुंजेलियन इतने अधिक न्यायप्रिय शासक थे कि नेडुंजेलियन भी आत्महत्या कर लिया। समझ गए? बताइए आज के डेट में ऐसा शासक होगा? आज के डेट में पॉसिबल ही नहीं है। नेडुंजेलियन आत्महत्या कर लिया था। समझे? चलिए, मणिमेखले के रचयिता, मणिमेखले के रचयिता, मणिमेखले के रचयिता। और जो जानते हैं मणिमेखले जो है वो कंगन के कहानी के विषय में जानकारी देता है। कौन सी के विषय में? कंगन। कंगन हाथ में महिला सब बाली नहीं पहनती है जी, बाली पहनती है ना। जैसे जिसका पति ज्यादा अमीर है सोना का बाली पहनेगी, जिसका पति कम अमीर है चांदी का, उससे कम है तो अपना क्षमता के अनुकूल। और ध्यान दीजिएगा, ये जो मणिमेखले है, कोबलम माधवी नामक वेश्या से प्रेम करता था। कोबलम को माधवी से एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। कोबलम और माधवी के बीच जब संबंध स्थापित हुआ था तो उससे एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। और उसी के कहानी की चर्चा जो है मणिमेखले में है। और उसमें कंगन की कहानी है। कौन चीज की कहानी है? कंगन। समझिए, कंगन की कहानी है। क्लियर है? तो मणिमेखले के रचयिता, मणिमेखले के रचयिता, जीवक चिंतामणि के रचयिता, जीवक चिंतामणि। तिरुतक देवर, तिरुतक, जीवक चिंतामणि के रचयिता, जीवक चिंतामणि के रचयिता, जीवक चिंतामणि के रचयिता, मणिमेखले के रचयिता, मणिमेखले के रचयिता। अच्छा, शिल्पादिकाराम के रचयिता। अच्छा, जो इलियड और ओडिसी है कहां का साहित्य है? यूरोप। कहां का? इलियड और ओडिसी कहां का साहित्य? इसके रचयिता होमर। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? तमिल साहित्य का इलियड किसे कहा जाता? तमिल साहित्य का इलियड, तमिल साहित्य का इलियड, तमिल साहित्य का ओडिसी, तमिल साहित्य का ओडिसी, तमिल साहित्य का ओडिसी। मनी में इतना बात याद हो गया? चलिए आगे आइएगा। चलिए, संगम कालीन तीनों राजवंशों में सबसे प्राचीनतम राजवंश, सबसे प्राचीनतम चेर वंश की राजधानी, राजधानी, राजधानी बंदरगाह, बंदरगाह, मुजरिसौर बंदरगाह, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, चेर वंश का संस्थापक, संस्थापक, सबसे महान शासक, सबसे महान शासक, धर्मपरायण गुटवन इसे कहा जाता है, लालचेर कहा जाता है, पत्नी पूजा प्रारंभ किया, अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक। अच्छा, इसके बाद पांड्य वंश की राजधानी, पांड्य वंश की राजधानी। अच्छा, तीनों संगमों को संरक्षण प्रदान किस वंश के? आए? दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार किसने किया? ऋषि अगस्त। ऋषि, ऋषि। दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार किसने किया? दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार किसने किया? ऋषि। बहुत लड़कों मुंह बंद करके रहता है। चलिए याद कीजिए, बोलिए, बोलिए। सिर्फ देखने से नहीं होगा, किसी को सिर्फ देखते ही रह गए।
बोलवे नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, कुछ होगा? तो सिर्फ देखिए नहीं बोलिए। चलिए, पांड्य वंश की राजधानी बंदरगाह नगर, बंदरगाह नगर। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। पांड्य वंश की स्थापना किसने की? स्थापना किसने की है? सबसे महान शासक, सबसे महान शासक नेदुनजेलियन ने किस युद्ध में चेर और चोल शासकों को पराजित किया? तलैया। नेदुनजेलियन ने किस युद्ध में चेर और चोल शासकों को पराजित? तलैया। पांड्य वंश के किस शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना एक दूत भेजा था? हाँ, नेदुनजेलियन। पांड्य वंश के किस शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना एक दूत भेजा? नेदुनजेलियन के दरबार में कौन विद्वान रहता था? कौन विद्वान रहता था? इस वंश के अंतिम शासक, पांड्य वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक नल्लीब। पांड्य वंश के अंतिम शासक, पांड्य वंश के अंतिम शासक नल्लीब। अच्छा, चेर चोल पांड्य तीनों राजवंशों में सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली राजधानी, राजधानी उरेयूरिया। राजधानी उरेयूरिया। बंदरगाह नगर, बंदरगाह नगर। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। संगमकालीन चोल वंश के संस्थापक, संगमकालीन चोल वंश के सबसे महान शासक। बेन्नी के युद्ध में 11 राजाओं के संगठन को किसने पराजित किया? बेन्नी के युद्ध में 11 राजाओं के संगठन को किसने पराजित? कावेरी पट्टनम या पोहार बंदरगाह का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? किसने करवाया? कड़ी। इतना बात क्लियर हुआ? हाँ, हाँ। और सब बताइए, और सब बढ़िया है? इतना फोन काहे आता है? फोन जानते हैं साला स्टाफ सब जो है ना, क्या बताएं। ध्यान ही नहीं देता है। समझे? चल रहा था ना जी? हाँ, चलिए, अब आज के लिए जो है इतना ही। इससे आगे अगले क्लास में अब शांति बनाइए, शांति। ओम शांति, शांति, शांति। हर हर महादेव। कब है शिवरात्रि? कब हो गया? चलिए, शांति। इतना बात समझ में आ गया ना? याद हो गया ना? अब देखिए, पिछला सप्ताह जो है इसलिए होमवर्क नहीं दे रहे थे क्योंकि जो है थोड़ा बहुत दिए थे होमवर्क, ज्यादा नहीं दिए थे। सुनिए ना, हाय सुनिए ना, हो थोड़ी सुनिए। होली के छुट्टी से आए थे लाइन पर एक सप्ताह में, अब तो आ गए होंगे, अब तो पूरा चार्ज हो गए होंगे। ठीक है, अब होमवर्क आज से देना शुरू करते हैं, और जो होमवर्क देते हैं उसको कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, निवेदन है, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के। तो होमवर्क देखिए, सुनिए, सुनिए ना गुरुजी लोग, अरे सुनिए ना, सुनिए तो सुनिए। देखिए, घटना चक्र में पॉलिटी से पॉलिटी का घटना चक्र क्लियर करवा दिया, हाँ या ना? हाँ। अब आप किए नहीं किए ये आपकी जिम्मेवारी है, हम अपने तरफ से करवा दिए ना, हम अपने लास्ट का हम पूछे नहीं है। होली के छुट्टी में जो है बोल दिए थे कि पूरा कर लीजिएगा,
अब किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी कीजिएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नौकरी नहीं होगा। बहुत व्यवसाय है, पानी पूरा का दुकान खोल लीजिएगा, पान का दुकान खोल लीजिएगा। चलिए दीजिए। देखिए नहीं मिल रहा है, बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए। नहीं मिल रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सुनिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए। हम जो है टेलीग्राम पर इसका 10 चैप्टर पूरे भारत के भूगोल का फोटो खिंचवा के भेजवा देते हैं, इसका घटना चक्र का डलवा देते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर हम होमवर्क दिए थे और बोले थे पूरा कर लीजिएगा, करके आए हैं। कौन कौन लोग करके आए, हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ, एक को विद्यार्थी करके आया नहीं, इतना सारा लोग करके आया है, ठीक है। तो चलिए अब होमवर्क पूछते हैं, हल्ला मत कीजिए, सम्मिलित रूप से ही पूछते हैं, जवाब दीजिए। और सीधा देखिए, इस सब में अपना दिमाग मत लगाइएगा, सीधा ए का बी होगा, बी होगा, सी होगा, सी होगा, ऐसे याद करते जाना है, ठीक है। अभी दिमाग नहीं लगना, अपने ज्योग्राफी पढ़िएगा ना तो बी क्यों होगा, सी क्यों होगा, डी क्यों होगा, सब क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल एकदम पागल की तरह याद करते जाइए, सीधा मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। जो दे रहे हैं आराम से जो है पढ़िए। बताइए अरे गुरुजी लोग जो पढ़ के आए हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4%, लेकिन जनसंख्या 17.5%। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, कर्क रेखा जो है बिहार से होकर गुजरती है। कौन नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, महीना। भारतीय मानक समय जीएमटी से कितना आगे है, 12.5। भारत का मानक समय कितना डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, कन्या। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहां है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, पाक जलडमरू मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। भारत और रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है, अध्यारोपित रेखा का, अध्यारोपित रेखा का, अध्यारोपित रेखा का, ठीक है। चलिए अब सुनिए, इसमें होमवर्क है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में बहुत क्वेश्चन है। तो उसमें देखिए 2 में भौतिक विभाजन है। भौतिक विभाजन में पहला, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बाद उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बाद दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां, पहाड़ी और पर्वत चोटी 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। होमवर्क सुनिए, हम आज रात में डलवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। पूर्वावलोकन, सामान्य भूगोल पढ़िए महाराज, पढ़िए, बहाना मत बनाइए, ठीक है। पढ़ने वाला लोग जो है ना अपना पटनरबो से बुक लेकर के पढ़ लिया होगा, और नए पढ़ने वाला बुक आइयो जाएगा तैयो नहीं पढ़ेगा, समझे। सामान्य भूगोल चैप्टर नंबर 2, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में
क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3 और क्लाउज 4। यानी 1 में भारत के प्राकृतिक प्रदेश, 2 में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, 3 में दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां पहाड़ी, 4 में पर्वत चोटियां। यह घटना चक्र से आपका होमवर्क है। पहला होमवर्क ये है, लीजिए। दूसरा होमवर्क यहां से, कहां से? यहां से। सेकेंड होमवर्क, इसमें जो पहला क्वेश्चन बैंक है, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हॉल प्रश्न पत्र। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि 11/3/2018। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? 1717 पोस्ट। पहला सीटिंग का ये क्वेश्चन है। इसमें पहला सेट देखिए, बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक। देखिए, सुबह वाला 10 से 12 बैच वाला सब बोला कि सर एक चैप्टर पूरा एक दिन में दीजिए। एक दिन में महाराज थोड़े है, 2 दिन में ना, एक दिन छोड़े एक दिन ना मेरा क्लास होता। तो आज है, आज रात है आपको समय, कल रात है, परसों शाम में, तो कितना समय है? 48 घंटा है। 48 घंटा में 100 क्वेश्चन नहीं रटिएगा तो क्या बकरी चराने जाइएगा? मार पटा से हम ठीक कर देंगे। 1717 फर्स्ट सिटिंग पूरा, जिसमें क्वेश्चन शुरू होता है सत्रिया। देखिए, इसमें 15 से 20 गो तो करेंटे हैं महाराज। टोटल 80 गो क्वेश्चन याद करना है, उसका डिस्कशन याद करना है। 48 घंटा में 80 गो क्वेश्चन याद नहीं कीजिएगा तो पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, सीधा बात है। टोटल मात्र 80 गो करना है, करेंट नहीं याद करना है, मैथ रीजनिंग नहीं याद करना है, करेंट याद नहीं करना है, मैथ रीजनिंग याद नहीं करना है, डिस्कशन याद करना है। टोटल 80 क्वेश्चन है, इसको करना है। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क समझे? ई बुक आप लोग को मिला? मार्केट में मिल रहा है ना? मिल रहा है, मार्केट में खरीदिए, खरीदिए, मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, चलिए, इतना हो गया। और नहीं, अब कुछ नहीं। लुसेंट रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। हाँ सुनिए, अब एगो होमवर्क था। ये तो होमवर्क सदा सदा के लिए है ना। शनिवार को जो टेस्ट होता है वो तो सोमवार को पूछते हैं ना। पढ़ के आए हैं? मम्मी कसम, कौन कौन पढ़ के आए? हाथ खड़ा कीजिए। पढ़िए, सब लोग पढ़िए, सब लोग पढ़िए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हे देखिए, ये क्वेश्चन है, आए तो बोलिए तो, किस संगम वंशीय शासक द्वारा पत्नी पूजा या करने? देखिए, तुरंत बता दिया आप लोग। उस रोज बनाए थे। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ है? 1700। टिकरपारा बांध कौन नदी पर? महानदी। टिकरपारा महानदी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से सेंट पीटर मारिट्सबर्ग? आंसर डी दिया है, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। ये दिया है। है ना? बट ठीक तो है, ठीक है।
यहां पे दिया है ना डी, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। चलिए बताइए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन 1900। गौवध निषेध कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद। अनुदान की मांग की चर्चा अनुच्छेद 113 में। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य कौन कौन था? क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11। छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों? असम, मेघालय, मिजोरम। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता राम सुभग सिंह। रक्त का पीएच मान कितना? 7.4। चलिए लीजिए, और सब बताइए, और सब ठीक है? होमवर्क दे दिए हैं ना? हाँ चलिए, आप लोग बैठे रहिए, बैठे रहिए, ठीक है। ऑनलाइन जो है अब काट दीजिए, ऑनलाइन तो हो गया। ऑनलाइन वाले आप लोग ही मत समझिएगा कि कुछ पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, इसको पीटेंगे अभी, ठीक है, पीटेंगे। देखिए जिम्मेवारी, जैसे सरकार को बहुमत ज्यादा मिलता है तो जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी बिहार दरोगा में मेरे पास है, तो जिम्मेवारी भी मेरा बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए कुछ करना होगा हमको, ऐसे थोड़े हो जाएगा ना। इस सबको पीटेंगे ऑनलाइन वाले लोग, और कुछ नहीं करेंगे, आप भ्रम में मत रहिएगा। हाँ पीटेंगे इस सबको, और कोई बात ना है। ऑनलाइन वाला को लगता है कि पता